हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो भी यूपी बोर्ड्स में पूछे गए हैं, वो भी खासकर चैप्टर फर्स्ट से। आज का हमारा बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं वो सभी चैप्टर फर्स्ट से ही उठाए गए। जो भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आए थे उन सभी प्रश्नों का सेट है। उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास से जरूर जुड़े रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ के अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। इसके अलावा अगर आपने थ्योरी के जो भी सब्जेक्ट साइंस के अगर क्लासेस नहीं की हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे भी क्लास को पूरा करिए। और उन सभी क्लास के नोट्स भी आपको उसमें अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप वहां से भी उन नोट्स को डाउनलोड करके आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कि पहला ही क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा क्वेश्चन पहला है जो कि दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का अगर हम बनाया जाए तो उत्तल दर्पण को हमने देखा होगा कि कैसा होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो अगर आप इसका ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो परावर्तक तल है ये बाहर वाला, वो हमारा क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, इसका जो परावर्तक तल है देखिए ये वाला, वो क्या है, उभरा हुआ है, इसलिए ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, कैसा है, उत्तल दर्पण है। अब इसी दर्पण की जो क्या है, फोकस दूरी कह रहा है, फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इसी की फोकस दूरी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें फोकस दूरी पूछ रहा है तो और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आर की वैल्यू यानी रेडियस आर। ठीक है, रेडियस दे दिया है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं। इसको कई जगह कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि स्मॉल आर से दिखाया जाता है। में तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या, आर की वैल्यू दी गई है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, फोकस दूरी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, 2f का होता है। ठीक है, आर और एफ के बीच में हमारा रिलेशन आर इज इक्वल टू 2f के का होता है। ठीक है, तो अगर हम f इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई 2। तो r की वैल्यू क्या है, 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरह से अगर आप इस ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो आपको ऑब्जेक्टिव देखने को क्या मिलेगा कि इसका हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव सेकेंड हमारा जो कि क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस है। ठीक है, अगर हम बात करें अवतल लेंस कैसे होते हैं तो एक चीज आप माइंड में रखे रहिएगा, पहले हम फिगर को देख लेते हैं फिर बताते हैं कि क्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस वो लेंस है जो किनारों पे मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल है, और ये हमारा क्या है, उत्तल है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल लेंस है। अब हम जानते हैं कि जो भी ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, हमेशा निगेटिव होगी, जिसकी वजह से ठीक है इसकी जो क्षमता होती है वो भी हमारी क्या होगी, निगेटिव में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हमें पूछा क्या है कि एक अवतल लेंस की फोकस जो दूरी दी गई है वो दी गई है 5 मीटर दी गई है, तो उसका क्या पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1 अपान एफ जो कि मीटर में होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू 1 अपान एफ मीटर में। तो अगर हम लिखें P इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान एफ, और ये एफ किस में होता है, मीटर में होता है। तो एफ की दूरी दी गई है कितना, 5 मीटर। ठीक है, अब ये 5 मीटर एफ जो होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एफ की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारा -5 मीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी अवतल लेंस में होता है वो हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होगी।
फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, निगेटिव क्यों होती है, तो अभी हम इसको सोल्यूशन करके देख लेंगे फिर क्यों निगेटिव होती है। ठीक है, सोल्यूशन के बाद हम इसका फिगर के थ्रू हम समझा देंगे कि कैसे निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.2 और पावर का जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। अब आपको एक डाउट क्लियर कर देते हैं कि जो हमने कहा कि फोकस दूरी इसकी नेगेटिव होती है, कैसे होती है। तो ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, अब इससे कोई भी लाइट रे अप्लाइड जाएगी तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, अपने फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस रे ऑफ लाइट को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस पे ही जाके मिलती है। ठीक है, तो जब हम इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो लाइट फोकस से होकर जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो फोकस दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाएगी, इसका सेंटर ऑफ है, ऑप्टिकल सेंटर है ये इस लेंस का। तो हम देखेंगे कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर ओ और एफ की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम एफ बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो हमारी लाइट जिधर से इंसिडेंट कराई जाती है, और लाइट हमेशा कहाँ से इंसिडेंट कराई जाती है, हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाती है, इसीलिए हम एरो हमेशा बाएं से दाएं की तरफ ही बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी दूरियां प्रकाश की अगर दिशा में है तो वो पॉजिटिव होंगी, और प्रकाश की विपरीत दिशा में सारी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन का भी आंसर हमारा निकल गया -0.2 डायोप्टर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो ये हमें बताने वाली बात नहीं है, ये हम जानते ही हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बात करें जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होगी, चाल कहें या वेग कहें, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है इसको हम दिखाते हैं किससे, स्मॉल सी से। तो सी की जो चाल होती है इन वैक्यूम निर्वात में, निर्वात में वो कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो निर्वात में होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसको नॉर्मली भाषा में हम क्या लिख देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज हम लिखते हैं क्या, तो C इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा है। ये भी हो सकता है कि कई बार पूछ दे कि कौन सा इसमें दिया गया प्रकाश की चाल सही है, तो उसकी जगह पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसमें से अगर आपको इन तीनों में से कोई भी इन दोनों में से ऑप्शन मिल जाए तो वो सही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था कि निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। अब हम देखते हैं कि एक है अवतल लेंस है जिस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस से हम जानते हैं कि उसका प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, दर्पण के आगे, सॉरी लेंस के आगे ही बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अक्सर वस्तु का जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है, छोटा ही बनता है। अगर आपको ये नहीं समझ होगा तो आप अगर थियरी का क्लास जरूर किए होंगे, अगर थियरी का क्लास नहीं किए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर करिएगा, वहां आपको सीधे दिख जाएगा कि किसी भी अवतल लेंस से जो प्रकाश, जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, आभासी के साथ में क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आभासी छोटा वस्तु से बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन बहुत है कि आभासी उल्टा है वो छोटा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, आभासी सीधा और छोटा बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा। तो हमारा आंसर क्या है, कि हमारा आंसर क्या है, अगर हम देख लेते हैं पहले इसका आंसर को हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो दो कंडीशन होता है, एक अगर हमारा कंडीशन बात करें तो अब वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, तो वस्तु हमारी अनंत पे स्थित हो। वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, वस्तु अनंत पे हो। अगर दो कंडीशन होगा, एक वस्तु अनंत पे हो सकती है, एक वस्तु अनंत पर हो सकती है। ठीक है, उसका हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो अगर वस्तु अनंत पे हो तो मान लीजिए अगर हमारा यहाँ इनफाइनाइट है तो हम एक क्या बनाते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस है, इसके बीच में ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब इससे एक मुख्य अक्ष लाइन, मुख्य अक्ष जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, ये उसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लीजिए उसका एफ। ठीक है,
अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे रखा गया है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से आएगी प्रकाश किरण, मान लीजिए एक आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आने के बाद ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी किरण। ये किधर से भी आ रही है पैरेलल लाइन, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम इन लाइनों को, ये आपस में मिल रही है, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगे, और वो कहाँ से कर रही है, तो ज्यादातर हमेशा फोकस से, क्योंकि हमने पढ़ा है कोई भी पैरेलल लाइन अगर मुख्य एक्सिस के होती है तो रे ऑफ लाइट तो सभी हमेशा कहाँ जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस की तरफ ही जाती हैं, या फोकस से होके जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ऐसा दोनों तरीके से हो सकता है, तो इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से, तो इस तरह से हम कह देंगे कि यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे स्थित हो, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हमारा स्थित है तो। ठीक है, तो एक आपने देख लिया कि वस्तु छोटा बन रहा है और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, अब हम देख लेंगे दूसरा कंडीशन में, एक और कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वस्तु किसी निश्चित दूरी पे हो, वस्तु कैसा हो, डिफरेंट डिस्टेंस पे हो, मतलब वस्तु निश्चित दूरी पे स्थित हो, लेंस से वस्तु निश्चित दूरी पर हो। ठीक है, दूरी पर हो, मान लो अगर हम ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका भी देख लेते हैं। उसका अगर देखें तो ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, उससे एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये एफ है। अगर यहाँ से रे अप्लाइड जाती है तो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारा यहाँ पे रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट अगर इससे चलने वाली प्रकाश के पैरेलल किरणें, ठीक है, जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज होके आगे की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, फैलती हुई प्रतीत होके निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम इस रे ऑफ लाइट को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये हमेशा किससे होके जा रही होंगी, फोकस से होके जा रही हो, जिस पॉइंट से जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और अब एक और रे ऑफ लाइट आएगी जो कि किससे होके जाएगी, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, यानी किससे, तो हम कह देंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होके चली जाएगी। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र से अगर होके जाए तो हमारा क्या होगा कि वो बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी अपने पाथ से परिवर्तित हुए वो ऐसे तैसे निकल जाएगी, सीधी लाइन में निकल जाएगी। अब हम देखेंगे कि इस रे अप्लाइड को कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट की होगी, तो वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट की होगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा आई। ठीक है, और ये हमारा ओ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये अगर इमेज की आप तुलना करें तो ये इमेज जो है, ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, अब वास्तविक नहीं है, आभासी है यानी वर्चुअल है, और कैसा है, सीधा है, उल्टा नहीं बना है। ठीक है, तो आपका इस कंडीशन में आप देखें तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बना है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 जाके सही हो जाता है। इस तरह से हम कह देंगे कि हमारा जो ये ऑप्शन है, ये नंबर 3 वाला आभासी, सीधा और छोटा, वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, एक लेंस के सामने किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उस लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पे बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। ठीक है, आवर्धन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है। तो रेखीय आवर्धन वही पूछता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं क्या है। तो हम जानते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो u दिया है, तो हम सपोज कर लेते हैं u दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है हमारा u, तो समझ ले, मान लेते हैं u दूरी पे कोई और वस्तु है जो u दूरी पे स्थित हो, क्योंकि हम हमेशा u जो दिखाते हैं वो वस्तु की दूरी होती है, v जो होता है वो इमेज की दूरी होती है, और स्मॉल f जो होता है वो फोकस दूरी होती है। और ये सारी दूरियां लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से या दर्पण के पोल से ही नापी जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए बता देते, तो हमें लेंस का है, तो ये नहीं दिया है कि वो कितना है, तो मान लेते हैं u दूरी पे स्थित है, u इकाई दूरी पे स्थित है, u इकाई पे स्थित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो v है, इमेज की दूरी बन रही है, वो लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पे बन रही है, मतलब कि जो वस्तु दो रखी गई है उस वस्तु से 3 गुनी दूरी पर उस इमेज का स्थिति बन रहा है, वो इमेज हमारा उतनी दूरी पे बन रहा है, यानी u की 3 गुनी, तो 3u की दूरी पे बनना है, यानी 3 इकाई दूरी पे बन रहा है। ठीक है, अब हमारा ये निकल गया। अब हमें पूछा क्या है, तो इसका आवर्धन बताइए। आवर्धन को हम किससे दिखाते हैं, तो स्मॉल m से दिखाते हैं, स्मॉल m पूछा है। ठीक है, तो अब हम किसी भी लेंस की रेखी जो आवर्धन होती है वो हम क्या जानते हैं, तो रेशियो होता है। रेशियो आवर्धन का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ इमेज
एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का मतलब है प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं प्रतिबिंब प्रतिबिंब की हाइट, ठीक है, या प्रतिबिंब की दूरी भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए क्योंकि हर कंडीशन में अभी हम बता देंगे। और ये वस्तु की ऊंचाई दूरी कुछ भी बोलिए, वस्तु की ऊंचाई दूरी कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो इसको हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम एच डैश और एच मान लेते हैं। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, वी अपान यू भी बोला जाता है। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से ओ से, और यू क्या है, वस्तु की दूरी है। अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो v की वैल्यू क्या है, 3u है, और u की वैल्यू क्या है, u है। इस तरह से अगर u से u कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जो मैग्निफिकेशन पावर है लेंस की मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, 3 इकाई है। ठीक है, तो 3 इकाई हमने आ गया आंसर। तो अगर ऑप्शन में आप देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। तो अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो किस दर्पण के सामने, वही पूछा है कि किस दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को हम रखें तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आकार में कुछ छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं लेकिन फिर भी छोटा होगा। ठीक है, तो वो किस दर्पण में है, तो हमने पढ़ा होगा कि जितने भी उत्तल दर्पण होते हैं उनमें वस्तु जो होती है वो हमेशा क्या बनती है, वस्तु जो होती है वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होती है, छोटी होती है, हमेशा छोटी होती है, और क्या होती है, आभासी होती है। ठीक है, आभासी ही बनती है। लेकिन अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन को छोड़ के, वो कंडीशन ये है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगी तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये तो कंडीशन हम छोड़ देते हैं, यानी हमारे पास बचा बस एक अवतल लेंस के, जो भी अवतल दर्पण का जो पांच, बाकी का 5 है उसमें से कुछ कंडीशन में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। केवल एक ही एक कंडीशन हमें दिखता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और आकार में कुछ छोटा बनता है। वो कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन हमारा दो ही है। एक कंडीशन है कि अगर वस्तु हमारी अनंत पे स्थित होगी, और अगर वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। जैसे अगर वस्तु हमारी किसी दर्पण के सामने, यहाँ हमारा आंसर तो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल अवतल दर्पण सही हो जाएगा, लेकिन वो कैसे सही होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन है, अगर वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, वस्तु हमारी कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे। वस्तु क्या हो, और वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पे हो, अनंत पे हो। ठीक है, अनंत पर अगर वस्तु हमारी अनंत पे होगी तो उसका हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अगर हम अवतल दर्पण बनाए तो ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, अंदर की तरफ दबा होता है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर हम कहें तो यहाँ इनफाइनाइट है, तो हमारी वस्तु यहीं पे स्थित है। ठीक है, अब अगर कहें वस्तु, अगर इसकी ये फोकस दूरी हो गई, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी और एफ हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि एक हमारी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी हम जानते हैं क्या होती है, हम इसको मिटा के थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन की तरह हो सकता है, अगर हम इसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर कोई लाइट इसको दूसरे कलर से रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी एक पैरेलल लाइट है जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, ये भी मुख्य एक्सिस से होके जाएगी, प्रिंसिपल सॉरी मुख्य एक्सिस कह रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, यानी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक कंडीशन में हमारे यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ये कुछ छोटा नहीं, ये बहुत छोटा बन रहा है। दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, अगर वस्तु हमारी कहाँ पे हो, इनफाइनाइट यानी अनंत व कहाँ के बीच, किसके बीच हो, अनंत एवं सी के बीच में हो। सी का मतलब होता है प्रकाशी केंद्र, तो सॉरी प्रकाशी केंद्र कह रहे हैं, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच में अगर स्थित होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारे अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका एफ हो गया,
ये इसका सी हो गया। हमने कहा कि, और यहाँ पे इनफाइनाइट, हमने कहा कि अगर वस्तु दूसरे कंडीशन पे वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में स्थित हो तो क्या हो सकता है। तो एक प्रकाश किरण अगर मुख्य एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस होके गुजरेगी, दूसरी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो जैसे जा रही होती है वैसे ही वापस क्या होती है, लौट आती है। और हम देखेंगे कि उसका एक प्रतिबिंब बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे पेन से देखें तो दूसरे पेन से देख लेते हैं, ये उसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिबिंब देखिए उल्टा भी बना है, वस्तु से कुछ छोटा भी बना है और वास्तविक भी बना है। इस तरह से हम कह देंगे हमारा आंसर क्या हो गया, अवतल दर्पण सही हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों कहा कि अवतल दर्पण से ही वो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो कहा है कि y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें। तो हम जानते हैं हीरे में ही y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है किसमें, हीरे में। इसे हमें जानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये भी हमारा ठोस है, ये भी हमारा ठोस है और ये भी ठोस है, जिसमें सबसे ज्यादा ठोस कौन है, हीरा ही है। इस वजह से हीरा हमारा सही हो जाएगा, बाकी जल और तारपीन हमारा नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चंस में, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। ये हमें पढ़, अब हम देखते हैं कि दिया हुआ है कि हमें क्या क्या दिया हुआ। तो अगर हम बात करेंगे तो हमें दिया है क्वेश्चन में F इज इक्वल टू दिया है, F इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगर बात करें ये F है तो ये हमेशा क्या होगा, उत्तल दर्पण है तो ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमेशा दर्पण के पीछे ही इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो फोकस दूरी हमारी वो हो गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसकी फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव है, होती है, ठीक है। अब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन स्थित है, वस्तु है, ना कि प्रतिबिंब। कई बार पढ़ने में ये दिक्कत हो जाएगी कि लगेगा कि प्रतिबिंब की दूरी वगैरह 20 सेंटीमीटर, नहीं, ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है, जो कि है क्या 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारा क्या है, हमेशा साइन के साथ हम लिखेंगे, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखी जाएगी और प्रकाश किरण बाएं से दाएं जाती है। तो जब भी प्रकाश किरण के अपोजिट अगर हम दूरियां मापते हैं तो वो दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। तो इस तरह से u इक्वल टू हो जाएगी। तो हमें पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हम v मानते हैं, इसका दूरी पूछा है। तो अगर हम दर्पण के फॉर्मूले के हिसाब से चले, जो कि रिलेशन होता है एफ यू बी के बीच में, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या होता है 1/u, पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/v ये होता है। अब 1/f की दूरी क्या दिया, 1/20 इज इक्वल टू 1/-20 और प्लस 1/v। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/20, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1/20 आ जाएगा। अगर हम इसके बात करें तो 20 आएगा एलसीएम, और 1 + 1 यानी 2 आएगा, 2/20, या 2/20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। अगर 1/v की वैल्यू है 1/10 तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर जो आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो रहेगा पहला, कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, ना कि दर्पण के आगे। अगर यही हमारा v माइनस में आता तो वो दर्पण के आगे बन रहा होता, लेकिन हमारा प्लस में आया है तो दर्पण के पीछे बनेगा। और हमेशा उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है कि किसी बिंब यानी वस्तु, ठीक है। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा, कह रहा है कि किसी भी लेंस में अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उस लेंस, उत्तल लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब बने वो उसी के आकार का बने, ठीक है। तो ये कहाँ रख सकते हैं, तो ये कहाँ रखने का मतलब है कि हमने पढ़ा होगा, एक कंडीशन हमने पढ़ा था जिसमें अगर हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को उसके डबल यानी 2f1 पे रखें या यूं ही कहें तो वस्तु हमारा उसके
सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कंफ्यूजिंग रहेगा। तो उससे अच्छा अगर हम कह दें कि अगर वस्तु उस लेंस से उत्तल लेंस के 2f1 पे स्थित हो, यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे अगर स्थित हो, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसी के बराबर बनता है, ठीक है, और उसी से समान दूरी पे भी बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे। फिर हमारा एक्चुअली में आंसर तो हमें पता चल गया है कि ये क्या होगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर अगर हम रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा वो उसी के बराबर बनेगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन देख लेते हैं कैसे। तो हमें दिया है उत्तल लेंस, तो हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये उसकी हो गई मुख्य फोकस, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब इससे हमारा वस्तु है, यहाँ पे हमारा एफ है, और इसी की दुगनी दूरी पे क्या लिखा गया है, ये F1 कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे 2f1। इधर हमारा क्या होता है, F2 होता है, और इधर हमारा क्या होता है 2f2 होता है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2f2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम अगर देखें, इसको भी हम ऊपर लिख दें, ये F2 हो गया, ठीक है। हमने कहा कि वस्तु को अगर हम उसके फोकस के दुगनी दूरी पे रख दें तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो एकदम उसी के बराबर बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई बनता है कि नहीं। एक प्रकाश की रे ऑफ लाइट जाएगी, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण गुजरेगी, लेंस पर इंसिडेंट होगी, और लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, जब भी वो प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना क्या होती है, पाथ डेविएट करती है, तो अपने पाथ से भटकेगी। और जब भी कोई लाइट पैरेलल जाती है तो हमेशा जिस पॉइंट से गुजरती है वही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। ये हमारा फोकस हो गया। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी, और कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और अपने पाथ में बिना किसी डेविएशन के यूं ही निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाएं, जहां पे इंटरसेक्ट करिए, तो देखेंगे इस वस्तु के लगभग बराबर, या लगभग बराबर क्या है, इस फिगर में आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ किया है। अगर आप पेन पेंसिल का यूज करके बनाएंगे तो देखेंगे एकदम वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह देंगे, तो हमें क्या पता चल गया कि वस्तु से कितनी दूरी पे है, यहाँ से F1 है, तो और उतनी ही दूरी पे F2 या F1 है, तो यानी हम कह सकते हैं फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर अगर वस्तु को हम रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो उसी के बराबर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या दिया है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः किस तरह के हैं, ठीक है, किस तरह के हो सकते हैं। तो अब देखिए फोकस दूरी है, तो दोनों अगर हम बात करें किसी दर्पण, किस दर्पण में अगर हम बात करें कि उसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अगर दर्पण बनाएं तो दर्पण में हम दो दर्पण होते हैं। एक हमारा दर्पण क्या होगा, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर हम दर्पण का फिगर बनाए तो ये हमारा दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये हमारा दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर हम बात करें तो यहाँ रे ऑफ लाइट अगर जाएगी तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये कहीं मिलती हुई नहीं पृथ्वी को, लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन वहीं अगर पैरेलल ले जाने वाली वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारा फोकस दूरी होगा। तो रे ऑफ लाइट अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी दूरी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ देखेंगे प्रकाश की किरण लेफ्ट से राइट जा रही है और फोकस भी राइट की तरफ है, तो ये तो हमारी धनात्मक दूरी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऋणात्मक होगी। इस तरह से हमारा पहला आंसर तो पता चल जाएगा कि अवतल दर्पण में हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण में हमारा जो फोकस दूरी होगा वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में भी जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कैसे, तो देखिए अगर कोई एक दर्पण है, सॉरी लेंस है, दर्पण हमें बार बार याद आ रहा है, ये लेंस है, ये क्या है, अवतल लेंस है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, ऐसे फैलती हुई प्रतीत हो जाएंगी, ये भी क्या होगी, फैलती हुई प्रतीत होंगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा के किसी पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पे मिलती हैं उसी को हम फोकस कहते हैं, और यही फोकस दूरी होती है। तो यहाँ भी देखेंगे प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है, तो और दूरी के किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी क्या है, माइनस में है। तो अवतल लेंस में भी जो फोकस दूरी होती है
वो भी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है, निगेटिव होती है। इस तरह से हम कह देंगे, और इसमें भी निगेटिव होती है। इस तरह से हम कह देंगे कि जो लेंस और दर्पण होगा वो किस नेचर का होगा, दोनों कैसे होंगे, दर्पण और अवतल लेंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है गया है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्या है, एफ की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा था। हम जानते हैं आर और एफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो दुगुने का रिलेशन होता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 2 × 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटा क्वेश्चन था, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या है जिसको हम किससे दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को बात किया जाए जिसको हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक है, और ये दूरी है, एक तरह की रेडियस है, रेडियस की दूरी होती है एक तरह की। ठीक है, रेडियस का मतलब वक्रता त्रिज्या अगर ना समझ रहे हो तो जैसे अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अगर हम इस दर्पण को अगर पूरा फॉर्म करें तो देखेंगे कि ये क्या बनेगा, एक सर्कल हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, तो यहीं पे इसकी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसके बीच की जो दूरी कही जाती है यही क्या कही जाती है, आर कही जाती है। तो यही एक दूरी है, तो ये दूरी है, तो ये दूरी किस में होगी, तो ये दूरी हमारी मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है। तो एक्चुअली में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, सभी कुछ हमारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किसमें है। तो सब प्रकाश की अगर चाल करें, तो अगर हम बात करें, अगर रिवर्सली देखें तो हमारा क्या होगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, ये जलीय माध्यम है, ये भी एक जलीय माध्यम है, लिक्विड मीडियम है, ये भी लिक्विड मीडियम है। और ये हमारा क्या है, ये ठोस है और ये ठोस है, लेकिन हीरा सबसे क्या होता है, कठोर होता है। इस वजह से हम कह देंगे कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे स्लो होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है हमारे बोर्ड में, वो पूछा गया था कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण, अगर हम बात करें एक दर्पण बनाए जैसा वो कह रहा है वैसे अगर चलते हैं, फिर हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य फोकस है। कह रहा है कि अवतल दर्पण कहाँ रखा गया है, ये हमारा फोकस पे है, मान लीजिए ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, और इसके बीच की दूरी आर और इसके बीच की दूरी एफ। ये हमारा क्या है, पोल है, ये पोल है। अब हमारा क्या है, वस्तु कह रहा है कहाँ पे रखी गई है, तो फोकस पे रखी गई है। ठीक है, मान लीजिए फोकस पे रखा गया, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ठीक है, फोकस पे रखी गई है। अब हम यानी पहली रे ऑफ लाइट जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के फोकस जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर जाएगी, समांतर जाती है, तो गुजरेगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजर जाएगी। ठीक है, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी तो क्या होगा, दूसरी रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट होगी और वो ऐसे जाएगी, लेकिन वापस रिटर्न होते हुए कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, अगर हम लाइन सीधा खींचें तो देखेंगे कहाँ से गुजर रही होगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और वापस लौटती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकल जाएगी। अगर हम इन रे ऑफ लाइट को अगर आगे बढ़ाएं तो देखेंगे ये रे ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रही होंगी। ठीक है, कहीं मिल नहीं रही होंगी, इसका मतलब जब ये कैसी फील हो रही हैं, तो ये दोनों लाइट, रे ऑफ लाइट कैसी फील हो रही हैं, समांतर फील हो रही हैं। और हम जानते हैं जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं वो कहीं नहीं मिलती, कहाँ मिलती हैं, अनंत पे मिलती हैं। ठीक है, तो ये जरूर जाके कोई भी जब पैरेलल लाइन जाती है तो अनंत अनंत पे जाके क्या हो जाती है, कर्व पर वाला मतलब कर्व हो जाएगी, वक्राकार हो जाती है, यानी वो दोनों प्रकाश की किरणें आपस में जाके हो जाएंगी, अनंत पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हमारा दिख रहा है कहाँ पे, अनंत पे, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो कंडीशन है वो है अवतल जो दर्पण से बनने वाला कंडीशन है, वो कंडीशन नंबर क्या सा है,
कंडीशन नंबर कौन सा है, पांचवा है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो इसमें पांचवा आपने देखेंगे कि यही वो कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब, जहां अगर वस्तु फोकस पे रखी गई होती है तो वो वस्तु अनंत पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये इसको भी इंपॉर्टेंट हमने कराया था कि ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जिसमें वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पे रखी गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन दिया है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण कब, जब क्वेश्चन दिया है कि उसका ऑप्शन दिया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, सघन और विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो और दोनों माध्यम एक ही हो तभी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने पढ़ा होगा अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा है। तो प्रकाश का अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी विचलन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब ये अपवर्तन दो तरीके का होगा कि एक बार क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी और एक बार क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। और तीसरा कंडीशन ये भी होता है कि अगर प्रकाश की किरण हमारी उस सतह के परपेंडिकुलर गुजरती है तो बिना किसी विचलन के एट इज पास कर जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो हमें उस कंडीशन को तीसरे नहीं देखना है, लेकिन हम दो कंडीशन की अगर बात करें तो एक हम माध्यम को बांटने का दो माध्यम को बांटने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक सतह बना लेते हैं। हम ऊपर लिख लेते हैं क्या, एक में हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, वायु लिख लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम, आर से दिखा देंगे। और इसको हम लिख देते हैं कांच। ये हमारा कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। यहीं पे अपोजिट हम क्या लिख लेते हैं, ये हमारा कांच हो जाए जिसको डेंसर मीडियम, और ये हमारा क्या हो जाए, वायु हो जाए रेरर मीडियम। अभी आपको रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम नहीं समझ आ रहा होगा तो आप जरूर इसके क्लास जो थियरी की क्लासेज है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने कहा कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर वायु से कांच में जाए तो क्या होगा। ठीक है, रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए एक प्रकाश की किरण है, इसको हम दूसरे पेन से बना लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है जो एक किससे जा रही है, वायु से कांच में जाएगी। अब वायु से कांच में जाएगी तो जिस पॉइंट पे गिरेगी उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब इस आपतन बिंदु पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ किए, मान लीजिए हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ठीक है, जिसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, एन एन डैश हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण को कहाँ निकल जाना चाहिए, तब प्रकाश की किरण को एक्चुअली में उसको बिना किसी मार्ग से विचलित हुए ऐसे तो निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था ना, वो ऐसे बिना किसी विचलन के निकल जाती है। अगर बीच में हमारा कांच मीडियम नहीं आता तो वायु में ऐसे सीधे निकल जाती। लेकिन क्या हुआ, जब भी वायु और कांच में, जब वायु से कांच में जाएगी प्रकाश की किरण तो क्या होगी, वो होगी क्या, अपने उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से वो क्या होगी, वो अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो एक्चुअली में अपने किधर मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। अब देखिए ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्रकाश है जो कांच से जा रहा है, कहाँ पे, एक प्रकाश है जो कि कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। इस पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और आसानी से समझ आ जाए। एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल ड्रॉ किए, अब ये डेंसर मीडियम है और रेरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में प्रकाश जाएगी तो उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से एक्चुअली में उसको कहाँ जाना था, एक्चुअली में जाना था इस पाथ पे। लेकिन क्या हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से वो किधर की तरफ चली जाती है, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाती है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम आई आपतन कोण का मतलब हम देखें कि आई होता है, अपवर्तन कोण का मतलब आर होता है। ठीक है, तो आई इसका मतलब आई एंगल होता है और इसका मतलब क्या होता है, आर होता है। तो वही पूछा है कि किस अवस्था में अगर प्रकाश की किस माध्यम से किस माध्यम में जाए तो उसका जो अपवर्तन कोण है आपतन कोण की तुलना में कम हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे देखेंगे क्या है, इसको आई बोलेंगे और इसको आर बोलेंगे। यहाँ पे भी आई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो आपको अगर फिगर में ध्यान दें तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई कम है इसके आर की तुलना में, और यहाँ पे आई ज्यादा है इस आर की तुलना में। तो आपतन कोण की तुलना में अगर अपवर्तन कोण
किसमें कम है, तो फिगर 1 में हम देखेंगे कि अपवर्तन कोण की तुलना में जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण की तुलना में क्या है, कम है। इस तरह से हम समझ गए कि अगर कोई भी वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अपने पाथ से डिविएट होगी और अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जाएगी प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब की तरफ झुके, जिसकी वजह से उसका जो आपतन कोण होगा अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा, यानी दूसरे शब्दों में कहें उसका अपवर्तन जो कोण होगा वो आपतन कोण की तुलना में कम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, यह जो हम फिगर फर्स्ट है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस दूरी की इकाई क्या होती है। तो मुख्य फोकस की दूरी है, तो दूरी है तो भाई जाहिर सी बात है क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, ये मीटर होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी प्रति मीटर ये भी नहीं होगा, वर्ग मीटर ये भी नहीं होगा, और इसमें कोई भी नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगला अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जितने भी छोटे अक्षर होते हैं उन सभी को पढ़ने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना होता है, तो वो हमें यूज करना होता है उत्तल लेंस। तो इसमें से अगर ऑप्शन की बात करें तो ये अवतल लेंस वाला ऑप्शन और ये अवतल लेंस वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस जो भी होते हैं वो हमारी इमेज को क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि अवतल लेंस तो हमारा और छोटा हो जाएगा वो अक्षर, तो डिक्शनरी के वर्ड और छोटे होते हैं, और छोटा होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो उत्तल लेंस तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचे हमारे दो, एक बचा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और दूसरा बचा 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इसमें से कौन सा हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जितनी कम फोकस दूरी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, यानी उतना ही हमारा जो लेंस होगा वो पतला होगा। ठीक है, पतला होगा तो उसकी पावर जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह देंगे इस इक्वेशन से कि क्या P इज इक्वल टू होता है 1/f से हम समझ लेंगे कि अगर फोकस दूरी किसी लेंस की घट रही है तो उसकी पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अगर किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, पावर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप समझ जाएंगे। तो हम सिंपली समझ लिए, पहला तो हमने पहले ही छाट लिया था, उत्तल लेंस तो होगा नहीं, बचे दो उत्तल लेंस में, एक 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी और एक 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन रहेगा, फोकस दूरी जितनी कम उतना ही लेंस की पावर अच्छी, और हम उस शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा तो वस्तु को कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चंस में कोई भी पूछा जा सकता है, और हमने इसको थ्योरी पढ़ाते टाइम में इंपॉर्टेंट बताया था। तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनेगा, तो वो तब बनता है जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में स्थित होती है। तो देखिए कैसे बनाया जाए। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका पोल, ये उसकी फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, तो वस्तु हमारी इसके बीच में ही स्थित होगी। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जाए तो देखिए, अगर पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाती है, और एक रे ऑफ लाइट कहाँ होके जाएगी, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फैलती जा रही है, और ये मिल नहीं रही है। तो मिल नहीं रही है तो जब अगर ये लाइट पीछे की तरफ नहीं मिल रही है तो हम इन रे ऑफ लाइट को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो आगे की तरफ देखेंगे, बढ़ाएंगे तो ये ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी तो यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाता है। तो इस तरह से अगर आप इमेज को इस देखिए तो यहाँ पे ये वस्तु है हमारी, और ये क्या है, इमेज है। तो वस्तु से इमेज क्या है, बड़ी है, सीधी है, और कैसी है, आभासी। आभासी क्यों है, क्योंकि दर्पण के पीछे जो भी इमेज बनेगा वो आभासी होता है, और लेंस में वही, लेंस के अगर आगे बनेगा तो वो आभासी होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया, तो हमारा आंसर पता चल गया होगा अब आपको कि जब वो वस्तु कहाँ रखी गई हो,
फोकस और पोल के बीच में। पोल का मतलब है दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी जाएगी तब उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, हो सकता है कि इस साल वो पेपर में तो पेपर में क्या बन जाए और क्वेश्चंस में आ जाए, ऐसा पूछ दे कि उस वस्तु का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के आगे रखी गई और वो भी कहाँ पे स्थित हो, पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई हो तो। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का लगभग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें हमारा दर्पण नहीं, इसमें हमारा लेंस पूछा है। तो कह रहा है लेंस कि अगर अगर किस कंडीशन में बताइए कि वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। ठीक है, तो हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको भी हमने ऑब्जेक्टिव जब हम थियरी पढ़ा रहे थे तो इसको भी हमने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये जरूर आता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये इसका क्या हो गया? F1 हो गया, ये इसका क्या हो गया? F2 हो गया, सॉरी F2 F1 हो गया, ये इसका F2 हो गया और यही आगे बढ़ा देते, ये इसका क्या हो गया? 2F2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी केंद्र के बीच में रख देंगे, तो जो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है? तो वो हमारा आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। तो देखते हैं कैसे। हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से होके जाती है? तो हमेशा फोकस से होके जाती है। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट क्या होगी? वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होके चली जाएगी। ठीक है, और बिना किसी विचलन के इधर से सीधे निकल जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि इनके बीच की दूरी हर हमेशा आगे जाने पर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, आगे जाने पर बढ़ती जा रही है। तो ये आगे तो मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ मिलाएं तो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं ये जरूर जाके मिल जाएंगी। ठीक है, पीछे की तरफ कहीं ना कहीं जाके ये एक्चुअली में मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मिल रही हैं तो ये आपस में यहाँ इनका प्रतिबिंब जो बनेगा बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये हमारी वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बन रहा है और वो भी वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा भी बन रहा है और आभासी, क्योंकि दर्पण के इधर ही बन रहा है। इस वजह से हम समझ लेंगे कि जो वस्तु रखी जानी चाहिए वो कहाँ रखी जानी चाहिए? तो वस्तु रखी जानी चाहिए प्रकाशी केंद्र एवं प्रथम फोकस के बीच में ही रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी जगह पे ये भी आपको पूछ सकता है कि वस्तु, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन की जगह पे ये भी पूछ सकता है कि लेंस व फोकस के बीच में, लेंस व फोकस के बीच में, फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो ऐसा पूछ सकता है। तो इस ऑप्शन की जगह ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी तभी इसी को टिक करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हम जानते हैं कि R और F के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? R इज इक्वल टू 2F होता है। तो अगर वक्रता त्रिज्या R इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर तो F की क्या वैल्यू होगी? R/2। ठीक है, तो यानी 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा हमारा क्या? 15 सेंटीमीटर। तो ये तो एकदम हलवा जैसा सवाल है, तो जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वो दर्पण क्या हो सकता है? ठीक है, तो वो दर्पण क्या होगा? तो वो दर्पण हमारा हो सकता है, देखिए दो ही दर्पण होंगे। अवतल दर्पण से तो हमेशा हमारा क्या बन सकता है? अक्सर वास्तविक बनता है, आभासी भी बनता है, उल्टा बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण से तो अवतल दर्पण तो यहाँ कैंसिल हो गया,
बचा हमारे पास उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब होता है जो हम अपना फेस देखने के लिए शीशा यूज करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण होता है जो कि किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो अब ये भी सीधा दिखाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन हमारा होगा वो हमारा ऑप्शन होगा समतल या उत्तल दोनों, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे? समतल या उत्तल दोनों दर्पण द्वारा हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? देखिए, एक क्वेश्चन दिया है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है, तो यदि प्रकाश की किरण, क्या कंडीशन है? तो सघन से विरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, सघन विरल की संयुक्त सतह में है और दोनों माध्यम एक में। इसके पहले वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये था कि उसमें आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण का मान कम है, लेकिन इसमें क्या है? आपतन कोण की मान जो है, आपतन कोण का मान है अपवर्तन कोण से थोड़ा कम है, यानी उल्टा कह दे तो अपवर्तन कोण का मान जो आपतन कोण की तुलना में बड़ा है। तो इसमें भी हमने बताया था, तो इसमें हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से क्या होती है? डेविएट होती है, ठीक है। इसको जाना यहाँ था, इसको हम सही से बनाते हैं, क्यों जल्दी जल्दी बनाए, ठीक है। एक माध्यम यहाँ रेरर लिख देते हैं, यहाँ डेंसर लिख देते हैं, यहाँ एक मीडियम बना देते हैं, यहाँ डेंसर लिख देते हैं और यहाँ रेरर लिखते हैं। एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है। यहाँ भी एक प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई किसी पॉइंट ओ पे, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपतित होती है वहीं पे हम क्या बोलते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक अभिलंब, एक हम अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे, एक हमने अभिलंब ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद रेरर से जब डेंसर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक्चुअली में कहाँ चली जाएगी? एक्चुअली में वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। जाना उसे कहाँ पे था? तो जाना उसे था सीधे, अगर माध्यम नहीं मिलता तो वो सीधे ऐसे निकल जाती, ठीक। ये भी क्या होती? ये भी ऐसे सीधा निकल जाती, लेकिन उसको क्या हुआ? बीच में माध्यम कोई और आ गया जिसकी वजह से वो डेविएट होगी, और यहाँ पे डेंसर से रेरर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, और अचानक उसको जहां जाना था उससे दूर होके जाएगी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर देखें, इसको हम आई कहते हैं, उसी तरह इसको भी हम क्या कहेंगे? आई कहेंगे, इसको हम आर कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो फिगर, किस फिगर में हमारा आर, आर आई से बड़ा है? आर आई से बड़ा किस फिगर में है? तो हम फिगर नंबर 2 में हमारा जो आर है वो आई से ग्रेटर है, और ये कब है? जब प्रकाश की किरण डेंसर से किस में जा रही है? रेरर में जा रही है। डेंसर का मतलब क्या होता है? सघन होता है, और रेरर का मतलब क्या होता है? विरल होता है, ठीक है। तो यानी जब भी कोई लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने पाथ से डिविएट होती है, और इतना डिविएट होती है कि नॉर्मल से दूर हटती है, जिसकी वजह से जो जो अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला देखते हैं कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? एक प्रकाश की किरण है, कोई भी अवतल दर्पण है, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण है, बना लेते हैं, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसकी एफ है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी है। तो कह रहा है कि एक कोई सेंटर क्या वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से चलिए लेके चलते हैं, वक्रता केंद्र से होके जाएगी, ठीक है। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो जब वक्रता केंद्र से जा रही है तो पृष्ठ पे जो ही टकरा रही है क्या होगी? वापस लौट आती है। जब भी कोई लाइट वक्रता केंद्र से जाती है तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वापस अपने पाथ पे लौट आती है। तो जब वापस अपने पाथ पे लौट आ रही है तो इसके बीच में कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इस तरह से जो कि हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 0 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो हमेशा बस इतना जानिए कि अगर किसी दर्पण के सी से जाए, ठीक है, अगर किसी दर्पण के सी से जाएगी तब भी उसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, और किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशी केंद्र से जाएगी तब भी उसमें कोई विचलन नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पता चल गया।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है क्या, एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह बिंदु लेंस का क्या होगा। तो अभी हमने डिस्कशन किया तो लेंस की बात किया तो वो क्या किसी किसमें विचलन बिना होती है, प्रकाशिक केंद्र, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ओ से दिखाया जाता है। जैसे अगर लेंस की बात करें तो ये हमारा उत्तल लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो यही हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। और अगर यहाँ पे अवतल लेंस की बात करें, थोड़ा सा इसको और सही से बनाते हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह देंगे इससे कोई भी रे अप्लाइड जाएगी तो बिना किसी डेविएशन के जैसे थी वैसे निकल जाएगी। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के जैसे थी वैसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अगला ऑब्जेक्टिव, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो हम जानते हैं दो तरीके हैं। अगर किसी लेंस की क्षमता की इकाई अगर हम बात करें तो देखिए इसमें दो आंसर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं लेंस की क्षमता को हम पावर पी से दिखाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है, और वो भी किसमें, मीटर में होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका क्या होता है, जो पी की यूनिट होती है वो हम कहते हैं डायोप्टर कहते हैं। क्या होते हैं, डायोप्टर, डी से दिखाते हैं। ठीक है, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ठीक है, तो उसको किस स्थिति में रखना होगा, कह रहा है कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण को किस स्थिति में रखना होगा। पहला दिया है कि सी पे, तो नहीं, वक्रता केंद्र सी और फोकस में देखते हैं पी, ये पी पे तो रख नहीं पाएंगे। ठीक है, और ध्रुव पी और एफ के बीच में रखने पर, तो देखिए पी और एफ के बीच में रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, आभासी बनता है। तो वास्तविक यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये भी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब होता है कि पी पे तो हम रख नहीं सकते, पी पे रख नहीं सकते, ये भी खत्म हो गया। अब देखते हैं वक्रता सी पे, तो सी पे रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक तो बनता है बट क्या होता है, बराबर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बराबर होता है, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। बचा क्या, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को हम रखें तो जो उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी, जो बी है, सी का बी वाला सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सी पे हम रखने पर वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, उल्टा बनता है, वो वास्तविक बनता है। पी पे तो हम रख नहीं सकते, किसी भी वस्तु को दर्पण के पोल पे तो हम रख नहीं सकते, और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक नहीं बनेगा, वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा तो बनेगा बट सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है। तो दर्पण पूछा है, तो ये कोई गोली है, तो ये तो खत्म ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अगला अगर बात करेंगे तो समतल, समतल तो हमारा जितना बड़ा, जितने बड़े रहते हैं उतना ही बराबर बनाता है, तो ये तो खत्म हो गया। बचा अवतल और उत्तल, तो किस में अगर हम बात करें, उत्तल में हमारा प्रतिबिंब तो आभासी बनता है लेकिन क्या होता है, बड़ा कभी नहीं बनता। जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी तो बनेगा लेकिन बड़ा नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बचता है वही अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, और वो भी किस कंडीशन में, तो जब हमारी वस्तु किसी भी दर्पण के पोल और उस दर्पण के फोकस के बीच में रखी गई हो तब। ठीक है, तो इसके पहले वाला हमने पढ़ा भी था। ठीक है, अगर आपने इस चीज को थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ा है तो आप इस क्लास को जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो सारे क्लास मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल लेंस किस प्रयोग में आता है? ऑप्शन है कि आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, और साधारण कैमरों में। तो अगर हम बात करें, जो अवतल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष में यूज होता है। ये क्यों होता है इसका भी हमने क्लास सेकेंड, जो चैप्टर सेकेंड है नेत्र, और उसमें हमने प्रिज्म, उस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये सभी हमने पढ़ा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया तो उस क्लास को जरूर करिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे निकट दृष्टि दोष चश्मों में यूज होता है अवतल लेंस के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अवतल लेंस का यूज हमारा निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? तो हमने बार बार कहा है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण से उसके वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बराबर वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो देख लेते हैं कैसे। एक हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उसकी मुख्य अक्ष हो गया, ये उसका पोल हो गया, ये उसका फोकस हो गया, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्थित है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखते हैं, पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होके जाती हैं, और अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जाए तो क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो देखेंगे बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो वक्रता केंद्र पे सही हो जाएगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? उसी वक्रता केंद्र पे स्थित होगा, लेकिन वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो एक क्वेश्चन दिया है, एक लेंस की जो क्षमता है वो -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की जो क्षमता होगी अगर वो ऋणात्मक है तो वो कौन सा लेंस है? सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा अवतल लेंस होगा। आप आंख बंद करके अगर आपके लेंस की क्षमता जो पी है वो माइनस में डायोप्टर आ रही है तो आप सीधे आंख बंद करके लिखिए कि वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो अब हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा ये उत्तल लेंस वाला और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, बवाल खत्म। ठीक है, यानी अब हमें 4 में से 2 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही काट दिया। अब बचा हमारा कितना? 2 ऑब्जेक्टिव बचा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव बचा, इसमें हमें क्या देखना है? ठीक है, कि अब वो अवतल लेंस 40 सेंटीमीटर वाला आएगा कि क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर वाला। तो हम फार्मूले की यूज करके हम लगा लेते हैं। तो हमारा फार्मूला देखिए क्या होता है। हमारा फार्मूला है P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा? 1/p। अब P की वैल्यू क्या दी गई है? 1/-2.5 डायोप्टर। तो ये हम अगर इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 10/25। एकदम इजी वे में आपका सोल्यूशन दिखा जाता है 25। ठीक है, अगर इसको काटे पीटेंगे तो हमारा कट के कितना आएगा? अगर एकदम छोटा छोटा कट के दिखाते हैं तो चलिए दिखा दे दिया जाता है। ठीक है, 2/5, बहुत बच्चे इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट में जाएगा, 2 से तो 5 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में एक डेसिमल बढ़ेगा, और डेसिमल हो जाएगा तो 420 हो जाएगा, यानी और साथ में हमारा माइनस साइन लगा रहेगा। ठीक है, इसको दोबारा सही से लिख दिया जाए यहाँ नीचे की तरफ, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर चले तो माइनस हो जाएगा 2/5, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -0.4। ठीक है, अब ये -0.4 किस में आता है? मीटर में होता है। तो ये तो हमारा एफ, अब कहीं मीटर में दिया हुआ है नहीं, तो हम जानते हैं अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना होता है तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर बड़ी यूनिट है, तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में हमारा जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और जो ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में। तो F की दूरी अगर माइनस में आ रही है, अब माइनस में आ रही है इसका मतलब आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको प्रतीत हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा कि वो क्यों हम कह दिए थे अवतल लेंस ही होगा। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर और वो
अवतल लेंस। तो 40 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की माइनस में दूरी है, माइनस में दूरी अगर रहेगी तो वो अवतल लेंस ही होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अवतल लेंस सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक किरण आरेख दिया है। इस किरण आरेख में हमें पढ़ना है कि कौन सा किरण आरेख सही है। एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है और फोकस से होके निकल जा रही है। एक किरण आरेख है पैरेलल है, फोकस से होके जा रही है, और सभी कौन से लेंस हैं, हमारे अवतल, ठीक है, लेंस हैं। एक है मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है और बाहर की तरफ निकल, लेकिन जब उसको पीछे बढ़ाया गया तो पी एफ के, और एक सीधे निकल जा रही है। तो इस कंडीशन में हमें कौन सा होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। बचा क्या कि हम जानते हैं जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, ना कि सिकोड़ते हैं। तो ये फैलाएगा, तो ये वाला हमारा कंडीशन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, सी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है कि किस दर्पण में आपको बहुत ज्यादा जगह दिखाई देती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा उत्तल दर्पण का जो उपयोग, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जितने भी व्हीकल होते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर का मतलब जानते हैं, बाइक में जो दोनों साइड में मिरर होता है, या किसी भी फोर व्हीलर में, बस में, ट्रक में, वो जो साइड में मिरर लगा था उसी को साइड मिरर, रियर मिरर कहते हैं। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे की गाड़ी आ रही है तो वो कितनी दूरी पे है, कौन सी गाड़ी आ रही है, सभी देखने के लिए हमें उस दर्पण का यूज किया जाता है। तो उत्तल दर्पण हम कह सकते हैं कि अगर हमें गाड़ी में वो लगाया जाता है तो इसका मतलब है हमें पीछे जितना भी क्षेत्र दिखता है वो सारा क्षेत्र उस छोटे से दर्पण में दिख जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल जो दर्पण का दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन उत्तल दर्पण ही होगा। ठीक है, यानी हम जान गए कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अब क्वेश्चन हमारा लगभग हमने सभी तरह के क्वेश्चन जो हमारे किस किस पूछे गए थे सन में, वो 2019 में, 2020 में, ठीक है, 2020 में, 2022 में और 2023 में जितने भी चैप्टर वन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जितने भी सेट्स यूपी बोर्ड्स में बने थे उन सभी सेट्स से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर वन से पूछे गए थे उन सभी चैप्टर वन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया होगा। तो आपको आशा है कि ये सारी वीडियो के सोल्यूशन जो भी हैं, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे और पूरी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट है अभी भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं, उसके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के अगले क्लास में, जो कि अगला हमारा क्लास रहेगा। इसी तरह के क्लास को हम लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।